हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का ज्योग्राफी चैप्टर 6 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। तो जब रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके लास्ट नंबर में गुड्स का प्रोडक्शन होता है उस चीज़ को बोला जाता है मैन्युफैक्चरिंग। जैसे कि पेपर जो है वो बनता है ऊड से। यहाँ पे ऊड जो है ना रॉ मटेरियल है और इस ऊड को प्रोसेस करके बनाया जाता है पेपर। जैसे शुगर जो है, जो चीनी होता है वो बनाया जाता है शुगर कैन से। यहाँ पे शुगर कैन को यानी कि ऊख को प्रोसेस करके बनाया जाता है शुगर, और ये जो प्रोसेस होता है ये होता है इंडस्ट्री में। इसलिए आज हम पढ़ने वाले हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। तो किसी भी देश का इकोनॉमिक स्ट्रेंथ को मेजर किया जाता है उस देश के मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट से। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जिस देश में सबसे ज़्यादा गुड्स का प्रोडक्शन होगा यानी रॉ मटेरियल से नए नए गुड्स बन रहे होंगे जिस देश में, तो उस देश का जो इकोनॉमिक होगा यानी उस देश में पैसा बहुत ज़्यादा होगा। इसका मतलब यही होता है। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। तो मैन्युफैक्चरिंग का इंपॉर्टेंस क्या है? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को इकोनॉमिक डेवलपमेंट का बैकबोन कहा जाता है। इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो होता है वह एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज कर देता है और साथ साथ मॉडर्नाइज भी करता है। और क्या करता है, बहुत सारे लोग जो एग्रीकल्चर पर डिपेंड रहते हैं उन्हें ये जॉब प्रोवाइड करता है सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर्स में। और जो दूसरा पॉइंट है, जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, जहाँ पे भी इंडस्ट्री का सेटअप होता है उस रीजन से जो अनएम्प्लॉयमेंट का और जो गरीबी का जो झंझट रहता है उस चीज़ को ये दूर कर देता है। और जब हमारे देश में इंडस्ट्री का डेवलपमेंट होगा तो गुड्स का प्रोडक्शन होगा तो बाकी सारे देश में एक्सपोर्ट किया जाएगा। तो जब बाकी सारे देश में एक्सपोर्ट करेंगे तो हमें बाकी सारे देश से पैसे मिलेंगे, तो हमारा फॉरेन एक्सचेंज भी अच्छा हो जाएगा। एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री मूव्स हैंड इन हैंड। एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री दोनों एक साथ ग्रो करते हैं और दोनों एक साथ ही चलते हैं। यानी एग्रीकल्चर जो होता है वो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है इंडस्ट्री को, और जो इंडस्ट्री होता है एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज कर देता है और जो प्रोडक्शन होता है उसको इंक्रीज कर देता है। यानी ओवरऑल देखा जाए तो एग्रीकल्चर को बहुत ज़्यादा इफिशियंस बनाता है। इंडस्ट्री जो है ना एग्रीकल्चर को, जितने भी जो मशीन्स जो आप देखते हैं, थ्रेशर मशीन, जितने भी टूल्स लगते हैं आज जो मॉडर्न एग्रीकल्चर में, वो सारा इंडस्ट्री से आता है। और बहुत सारे जो पीवीसी पाइप्स हैं, फर्टिलाइजर से, बहुत सारा चीज़ जो है ना, लगभग सारा चीज़ जो होता है वह इंडस्ट्री से आता है। तो बात किया जाए तो ये दोनों जो है ना आपस में डिपेंडेंट है। एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है और इंडस्ट्री इसको मॉडर्नाइज कर देता है, बहुत सारे मशीन्स और टूल्स को प्रोवाइड करता है। कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री टू नेशनल इकोनॉमी। तो पूरे हमारे नेशनल इकोनॉमी में, पूरे इंडिया में 27% जीडीपी आता है इंडस्ट्रियल सेक्टर से, जिसमें 17% जो जीडीपी होता है वो आता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से, और जो 10% जीडीपी है वो आता है हमारा माइनिंग और जो अदर नॉन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है वहाँ से 10% आता है। लेकिन ये जो है ना काफ़ी कम है ईस्ट एशियन इकोनॉमी से। तो ईस्ट एशियन जैसे जो कंट्री हो गया, जैसे जापान हो गया, तो वहाँ पे जो है ना ये 25 से लेकर 35% के बीच में है। लेकिन अगर बात किया जाए तो इसका डिजायर्ड ग्रोथ कितना होना चाहिए, हर साल इसे कितना बढ़ना चाहिए, तो इसका डिजायर्ड ग्रोथ है 12% पर एनम, यानी हर साल 12% इसको बढ़ना चाहिए। लेकिन ये सिर्फ 7% ही हर साल बढ़ रहा है। लेकिन 2003 से जो मैन्युफैक्चर जो है ना, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 9 से लेकर 10% हर साल बढ़ रहा है। और इस टारगेट को अचीव करने के लिए, डिजायर्ड ग्रोथ को अचीव करने के लिए एनएमसीसी को इस्टेब्लिश किया गया है। एनएमसीसी का फुल फॉर्म होता है नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल। तो इसको डिजायर्ड ग्रोथ को कंप्लीट करने के लिए इस चीज़ को एस्टैब्लिश किया गया। इंडस्ट्रियल लोकेशन। तो इंडस्ट्रियल जो है ना, इंडस्ट्रियल लोकेशन बहुत सारे फैक्टर्स पे इन्फ्लुएंस करता है। पहला जो फैक्टर है वह है एबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। तो जहाँ पे इंडस्ट्री को लोकेट किया जाता है पहले ये देखा जाता है कि वहाँ पे रॉ मटेरियल अवेलेबल है या फिर वहाँ पे रॉ मटेरियल आसानी से अवेलेबल हो जाएगा कि नहीं। लेबर देखा जाता है कि वहाँ पे लेबर अच्छे हैं कि नहीं, स्किल लेबर है कि नहीं, और कम पैसे में लेबर अरेंजमेंट हो रहा है कि नहीं, कैपिटल कितना पैसे लग रहे हैं, और पावर वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी है या नहीं, मार्केट और गवर्नमेंट पॉलिसी, वहाँ पे गवर्नमेंट का कैसे पॉलिसी है, और कोस्ट जो है ना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर रखता है। जो प्रोडक्शन हो रहा है बजट कॉस्ट में प्रोडक्शन हो रहा है या फिर नहीं। जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है तो अर्बनाइजेशन जो है ना स्टार्ट होने लगता है। यानी जब इंडस्ट्री सेटअप होने लगता है तो शहर बनना शुरू हो जाता है, और बहुत सारे जो इंडस्ट्री होते हैं वो शहर में लगाए जाते हैं, शहर में सेटअप होता है, क्योंकि जो सिटीज़ होता है वो मार्केट प्रोवाइड करता है, मार्केट और सर्विस प्रोवाइड करता है। इसलिए बहुत सारे जो आप इंडस्ट्री देख रहे होंगे अभी जो है ना आपको गांव में नहीं मिलेंगे, ट्राइबल एरिया में नहीं मिलेंगे, वो सारे मिलेंगे आपको कहाँ पे,
सिटी में मिलेंगे, क्योंकि सिटी में वहाँ पे सर्विसेज और मार्केट दोनों अवेलेबल रहता है। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द इंडस्ट्रीज। तो इंडस्ट्रीज़ को 5 बेसिस पे क्लासिफाइड किया गया है। पहला बेस है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल। इसमें आते हैं 2 इंडस्ट्री, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री जो एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल को यूज़ करते हैं, दूसरा आता है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज अकॉर्डिंग टू देयर मैन रोल। इसमें आते हैं बेसिक और की इंडस्ट्रीज। तो बेसिक और की इंडस्ट्रीज हो गए जैसे आयरन और स्टील इंडस्ट्री। ये जो इंडस्ट्री के लिए बेस प्रोवाइड करते हैं। जैसे आयरन और जो स्टील है, बहुत सारे कंपनी में जितने भी लगभग इंडस्ट्री है उस सारे इंडस्ट्री में आयरन स्टील का मशीन बना हुआ रहता है और इसका यूज़ हुआ था। तो ये जो है ना, ये एक बेस का काम करता है। इसमें है दूसरा कंज्यूमर इंडस्ट्रीज़। तो कंज्यूमर इंडस्ट्रीज़ वैसे इंडस्ट्रीज होते हैं जो गुड का जो प्रोडक्शन होता है वह डायरेक्टली कंज्यूमर के द्वारा यूज कर लिया जाता है, जैसे बिस्कुट्स है। ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कैपिटल इन्वेस्टमेंट में यानी कि कितना पैसा लग रहा है बिजनेस में, इसमें आते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, दूसरा आता है लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। कितना पैसा लगता है ये चीज़ नहीं बताया गया है, ये हमेशा चेंज होते रहता है। ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, इसको कौन ऑन कर रहा है, इसका कौन मालिक है, इस पर आता है पब्लिक सेक्टर जो गवर्नमेंट के द्वारा रन और मैनेज किया जाता है। दूसरा आता है प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर में ऐसे इंडस्ट्रीज आते हैं जो कोई इंडिविजुअल उसको रन और मैनेज करता है। तीसरा आता है जॉइंट सेक्टर, जब गवर्नमेंट और कोई प्राइवेट या फिर कोई ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल जब ज्वाइन होकर किसी भी इंडस्ट्री को रन करते, जो भी प्रॉफिट जो भी लॉस हो उसको सहते, तो उस चीज़ को बोला जाता है ज्वाइंट सेक्टर। नंबर 4 है कोऑपरेटिव सेक्टर्स। तो कोऑपरेटिव सेक्टर्स में वैसे इंडस्ट्रीज आते हैं जिसमें जो रॉ मटेरियल का जो सप्लायर होता है और जो इंडस्ट्री जो मैन्युफैक्चर कर रहा है गुड्स को, ये दोनों आपस में शेयर रहते हैं। यानी इसमें जो भी प्रॉफिट होगा जो भी लॉस होगा, ये दोनों जितना उनका शेयर रहेगा उतना ये अपना हिस्सा लेंगे। तो इसमें अगर लॉस होगा तो दोनों का होगा, प्रॉफिट होगा तो इसमें दोनों का होगा। इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वह है शुगर इंडस्ट्री। शुगर इंडस्ट्री में जो शुगर कैन जो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है उसमें भी इसका शेयर रहता है, और जो मैन्युफैक्चर करता है शुगर कैन को वह भी इन दोनों आपस में मिलकर इस इंडस्ट्री को रन करते हैं। बेस्ड ऑन द बल्क एंड वेट ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड्स, जो फिनिश गुड्स है और जो रॉ मटेरियल है उसका वजन के हिसाब से दो क्लासिफिकेशन है। हैवी इंडस्ट्रीज वैसे इंडस्ट्रीज है जो हैवी रॉ मटेरियल को यूज़ करते हैं और हैवी फिनिश गुड्स भी प्रोड्यूस करते हैं, जैसे आयरन और स्टील हो गया। और दूसरा आता है लाइट इंडस्ट्रीज। तो इसमें वैसे इंडस्ट्रीज आते हैं जो लाइट रॉ मटेरियल को यूज़ करते हैं और लाइट फिनिश गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि क्लोथ्स हो गया और कंप्यूटर का कंपोनेंट्स हो गया। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज ऐसे इंडस्ट्रीज होते हैं जो एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल को यूज़ करते हैं प्रोडक्शन के लिए। हमारा सबसे पहला एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल को यूज़ करता है। इस इंडस्ट्री का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में 14% कंट्रीब्यूशन है। ये 35 मिलियन लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके देता है। फॉरेन एक्सचेंज से इसे 24.6% अर्निंग होती है और जीडीपी में इसका कंट्रीब्यूशन है 4%। कॉटन इंडस्ट्री, तो सबसे पहला कॉटन मिल को लगाया गया था मुंबई में 1854 में। पहले जो कपड़े बनते थे कॉटन का वो बनता था हैंड स्पिनिंग और हैंडलूम से। बाद में पावरलूम्स आया। पावरलूम्स एक मशीन है जो अंग्रेज़ों ने हमारे देश में इस मशीन को लाया था। पहले जो इंडस्ट्री थे वह गुजरात और महाराष्ट्र में होता था, लेकिन अब जो इंडस्ट्री है काफ़ी और जगह भी है। गुजरात और महाराष्ट्र में काफ़ी इंडस्ट्रीज इसलिए है क्योंकि वहाँ पे रॉ कॉटन है, वहाँ पे कॉटन की खेती होती है, वहाँ पे मार्केट है। हम जानते हैं कि गुजरात और महाराष्ट्र में काफ़ी मार्केट है, ट्रांसपोर्ट है, लेबर है, और जो मॉइस्ट क्लाइमेट चाहिए कॉटन को ग्रो करने के लिए वहाँ पे ये अवेलेबल है। जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज होता है फार्मर्स और वर्कर्स को काफ़ी जॉब प्रोवाइड करता है और ये और सारे इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करता है। केमिकल और डाई इंडस्ट्रीज़ हो गया, मील स्टोर हो गया और पैकेजिंग इंडस्ट्रीज़ हो गया, इन सारी इंडस्ट्रीज़ को ये प्रमोट करता है। अब कॉटन इंडस्ट्री किस चैलेंज को फेस करता है? इरेटिक पावर सप्लाई। जो पावर सप्लाई चाहिए पावर लूम्स को, जो इलेक्ट्रिसिटी है उसमें कमी होती है। अपग्रेडेशन ऑफ मशीन, तो मशीन को हमें अपग्रेड करना पड़ेगा। आउटपुट जो है ना लेबर की वो लो है और हमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन करना पड़ता है सिंथेटिक फाइबर इंडस्ट्री से। जूट टेक्सटाइल, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रॉ जूट एंड सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर आफ्टर बांग्लादेश। तो आप देखेंगे जितने भी जो जूट मिल्स है वह वेस्ट बंगाल में है, हुगली रिवर के पास। वहाँ पे इसलिए क्योंकि वहाँ पे जूट प्रोड्यूसिंग एरिया है और वहाँ पे वाटर ट्रांसपोर्ट है, और वाटर ट्रांसपोर्ट जो होता है वह काफ़ी सस्ता होता है। वहाँ पे रेलवे का नेटवर्क काफ़ी अच्छा है पूरे वेस्ट बंगाल में। वहाँ पे वाटर जो लगता है रॉ जूट को प्रोसेस करने के लिए, वहाँ पे बहुत सारे वाटर हैं। वहाँ पे चीप लेबर मिल जाते हैं वेस्ट बंगाल से, और जो
उसके आसपास जो एरियाज़ हैं, जो स्टेट है, वहाँ से लेबर, चीप लेबर कम दाम में मिल जाते हैं। और वहाँ पे कलकत्ता जो है वो एक अर्बन है, सिटीज़ है, जहाँ से हमें अर्बन फैसिलिटीज़ मिल जाती है जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ को। तो सबसे पहला जूट मिल लगाया गया था कोलकाता में 1859 में, रिसरा में। तो कौन कौन सी चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है जूट इंडस्ट्री को? पहला जो चैलेंज इसका ये होता है कि ये जो है ना सिंथेटिक इंडस्ट्री से इसे बहुत ज़्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ता है। इसलिए करना पड़ता है क्योंकि जो प्रोडक्शन होता है उसका काफ़ी हाई दाम होता है। और भी बहुत सारे जो इंटरनेशनल कॉम्पिटिटर्स है, जो और सारे देश जो जूट का प्रोडक्शन करते हैं, जैसे बांग्लादेश हो गया, ब्राज़ील हो गया, फिलीपाइंस, इजिप्ट और थाईलैंड, इनसे काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन करना पड़ता है। और जो जूट से जो भी प्रोडक्शन होता है उसका दाम बहुत ज़्यादा होता है। तो इस चीज़ को देखकर जूट इंडस्ट्री को आगे प्रमोट करने के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए नेशनल जूट पॉलिसी लाया गया। जब नेशनल जूट पॉलिसी लाया गया तो हमारे देश में जूट बैग का भी बहुत ज़्यादा डिमांड होने लगा। गवर्नमेंट ने क्या किया कि जूट बैग को ही यूज़ करना है सिर्फ पैकेजिंग के लिए, इसको मैंडेटरी कर दिया। इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि प्रोडक्टिविटी और कल्टीवेशन जूट का इंक्रीज़ किया जाए और अच्छे दाम में फार्मर्स जूट को बेच पाए। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ में हमारा सेकेंड इंडस्ट्रीज़ है शुगर इंडस्ट्री। शुगर इंडस्ट्री जो है ना, इंडिया जो है ना सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है शुगर का, और लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है गुड़ और खंड सारी का। जो शुगर इंडस्ट्री होता है, शुगर इंडस्ट्री में जो रॉ मटेरियल लगता है वो काफ़ी उसका वज़न होता है, और जब इसको ट्रांसपोर्ट करके ले जाया जाता है तो इसका जो सुक्रोज कंटेंट होता है वह कम हो जाता है। जो शुगर केन इसका रॉ मटेरियल होता है, शुगर केन में आप देखेंगे जो मॉइस्ट होता है उसको बोला जाता है सुक्रोज कंटेंट। और जब इसको ट्रांसपोर्ट करके ले जाया जाता है तो वह जो है ना कम होने लगता है, सूखने लगता है। तो इसलिए जितने भी इंडस्ट्रीज़ होते हैं वो शुगर केन जहाँ होता है वहीं पे रहते हैं। तो आपने देखा होगा सबसे ज़्यादा जो शुगर कैन प्रोड्यूस होते हैं वह उत्तर प्रदेश और बिहार में होते हैं। तो 60% मिल जो है वह उत्तर प्रदेश और बिहार में भी है। सीजनल इन नेचर है, और ये जो है ना कोऑपरेटिव इंडस्ट्री को ही सबसे ज़्यादा सूट करता है, क्योंकि जो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं और जो इंडस्ट्री जिनका रहता है ये दोनों आपस में शेयर होकर इन इंडस्ट्री को चलाते हैं, और जो भी प्रॉफिट होता है, जो भी लॉस होता है, ये दोनों आपस में शेयर कर लेते हैं। अब इन इंडस्ट्री को कौन सी चैलेंज को फेस करना पड़ता है? पहला चैलेंज ये है कि ये जो है ना, ये जो इंडस्ट्री है सीजनल है नेचर में, जिससे जब सीजन ख़त्म हो गया तो इंडस्ट्री को बंद करना पड़ेगा, फिर वर्कर्स को ढूंढना पड़ेगा, जिससे काफ़ी दिक्कत होता है। दूसरा ये है कि इसमें ओल्ड और इफिशियंट मेथड्स है प्रोडक्शन के लिए। ट्रांसपोर्ट अगर डिले हो जाए तो सुक्रोज कंटेंट जो कम हो जाता है, बेगेस रहता है, उसका मैक्सिमम यूज़ नहीं हो पाता है। अब बात करते हैं मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ की, आयरन और स्टील इंडस्ट्री। आयरन और स्टील इंडस्ट्री जो है ना ये बेसिक इंडस्ट्री है। बेसिक इंडस्ट्री इसलिए क्योंकि बहुत सारे इंडस्ट्रीज इस पर डिपेंडेंट है। आपने देखा होगा जितने भी इंडस्ट्रीज़ हैं उन सारे इंडस्ट्रीज़ में आयरन और स्टील का मशीन बना हुआ रहता है। सारे इंडस्ट्रीज़ में आयरन और स्टील का यूज़ होता ही होता है। तो बहुत सारे इंडस्ट्री जो है ना इस इंडस्ट्री पर डिपेंडेंट है। तो आयरन और स्टील इंडस्ट्री का इंडिया में क्या पोजीशन है? इंडिया जो है ना 9th रैंक पर आता है क्रूड स्टील प्रोड्यूसर्स में, लेकिन हमारे देश में सिर्फ 32 kg एनुअली पर कैपिटा इसका कंजप्शन है, ये काफ़ी कम है। और अभी प्रेजेंटली बात किया जाए इंडिया में 10 सबसे बड़े बड़े स्टील प्लांट है, बहुत सारे छोटे छोटे स्टील प्लांट्स हैं। छोटा नागपुर प्लाटू जो है ना सबसे ज़्यादा वहाँ पे आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज है, क्योंकि छोटा नागपुर प्लाटू में लो कॉस्ट में आयरन और अवेलेबल है। वहाँ पे रॉ मटेरियल हाई ग्रेड का मिलता है, वहाँ पे लेबर जो होते हैं वो कम दाम में मिल जाते हैं, कम सस्ते लेबर होते हैं, वहाँ पे मार्केट भी अवेलेबल है। अब इन इंडस्ट्री को कौन सी चैलेंज को फेस करना पड़ता है? पहला जो है यहाँ पे इनका जो चैलेंज है वह जो कुकिंग कोल होता है वह लिमिटेड है और उसका काफ़ी ज़्यादा दाम होता है। यहाँ पे लेबर की जो प्रोडक्टिविटी होता है वह काफ़ी कम होता है, वहाँ पे एनर्जी की इरेगुलर सप्लाई होती है, और यहाँ पे पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है। ये कुछ इनके चैलेंजेस हैं। नेक्स्ट इंडस्ट्री है एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग। एल्यूमिनियम जो है ना ये सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेटालॉजिकल इंडस्ट्री है। ये जो एल्यूमिनियम होता है वह काफ़ी बेनिफिशियल एक मेटल्स है। तो ये जो होता है वह लाइट होता है, क्रोशन से ये हमें बचाता है, ये हीट का गुड कंडक्टर होता है, मेलिएबल होता है, और बहुत ज़्यादा ये स्ट्रॉन्ग बन जाता है जब हम इसे मेटल के साथ क्या कर देते हैं, मेटल के साथ जब हम इसको मिक्स कर देते हैं। तो हमारे इंडिया में 8 मेजर स्मेल्टिंग प्लांट्स है। उड़ीसा में है, वेस्ट बंगाल में, केरला में, यूपी में, छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में और तमिलनाडु में। एल्यूमिनियम जो बनता है वो बनता है, इसका रॉ मटेरियल है एल्यूमिनियम का बॉक्साइट, फिर बॉक्साइट को एल्यूमिना में कन्वर्ट किया जाता है, फिर एल्यूमिना को
एल्यूमिनियम में कन्वर्ट किया जाता है। अब इन इंडस्ट्री को कौन सी चैलेंजेस फेस करना पड़ता है, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का रेगुलर सप्लाई नहीं मिलता है और जो रॉ मटेरियल होता है वो हमें मिनिमम कॉस्ट में नहीं मिल पाता है, बहुत ज़्यादा उसका हाई कॉस्ट होता है। बात करते हैं केमिकल और फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। केमिकल इंडस्ट्री जो है ना ये बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है और केमिकल इंडस्ट्री में आपको लार्ज और स्मॉल दोनों इंडस्ट्री मिलते हैं और इसका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन 3% है। ये इंडस्ट्रीज़ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्री दोनों इंडस्ट्री में काफ़ी ग्रोथ देखने को मिला है। ये जो इंडस्ट्रीज़ है खुद बहुत ज़्यादा केमिकल को यूज़ करता है, क्योंकि जो केमिकल इंडस्ट्रीज़ होते हैं और सारे केमिकल के साथ रिएक्ट करके दूसरा केमिकल्स बनाते हैं। बात करते हैं फर्टिलाइजर इंडस्ट्री की, तो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री जो होता है हमारे इंडिया में बहुत एक इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है। जितने भी एग्रीकल्चर है आप देखेंगे सारे एग्रीकल्चर है और बहुत सारे लोग खेत में अपना फर्टिलाइजर का यूज़ करते हैं। तो हमारे देश में यूरिया का प्रोडक्शन होता है, फॉस्फेट और यूरिया जो है ना वह नाइट्रोजेनियस फर्टिलाइजर्स है और डीएपी का प्रोडक्शन होता है। डीएपी जो है ना वह है फॉस्फेट फर्टिलाइजर्स है और अमोनिया फॉस्फेट है। लेकिन पोटाश हमारे देश में नहीं, पोटाश का हमारे देश में प्रोडक्शन नहीं होता है, ये दूसरे देश से हमारे देश में आता है। हमारा जो देश है थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है नाइट्रोजेनियस फर्टिलाइजर का यानी यूरिया का। ये जो इंडस्ट्री है काफ़ी ग्रो कर रहा है। कब से, जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया, यानी जब से सारे लोग जो है ना एग्रीकल्चर मॉडर्न हो गया, बहुत सारे लोग जब फर्टिलाइज़र का यूज़ कर रहे हैं तब से ये इंडस्ट्री काफ़ी ग्रो कर रहा है। ये जो इंडस्ट्रीज़ हैं आपको ज़्यादा ज़्यादा गुजरात, तमिलनाडु, यूपी और केरला में मिले। बात करते हैं सीमेंट इंडस्ट्री की, तो सीमेंट इंडस्ट्री जो होता है वो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी के लिए ज़रूरी है, घर बनाने के लिए, फैक्ट्री बनाने के लिए, ब्रिज बनाने। इस इंडस्ट्री के जो रॉ मटेरियल होता है वो काफ़ी बल्कि होता है और हेवी होता है। इस इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल है लाइमस्टोन और सिलिका। कोल और इलेक्ट्रिक पावर चाहिए, उसके साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन भी चाहिए इन रॉ मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए और जो सीमेंट बना है उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए दूसरे स्टेट्स में। ये जो इंडस्ट्रीज़ है आपको गुजरात और कोस्टल एरिया में ही देखने को मिलते हैं, क्योंकि वहाँ पे गल्फ़ कंट्रीज़ है और गल्फ़ कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट किया जाता है सीमेंट को। और ये जो सबसे पहला सीमेंट प्लांट लगाया गया था चेन्नई में 1904 में। ये जो इंडस्ट्रीज़ है इस इंडस्ट्री में काफ़ी प्रोडक्शन भी होता है और काफ़ी दूसरे देश में भी एक्सपोर्ट किया जाता है। हमारे देश में भी सीमेंट का बहुत ज़्यादा यूटिलाइजेशन है, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन यूटिलाइजेशन दोनों होता है। ये जो इंडस्ट्री है बिल्कुल बोल सकते हैं काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहा है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़, जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ होते हैं वह गुड्स और पैसेंजर दोनों के लिए ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। हमारा जो ऑटोमोबाइल का जो सबसे जो डेली लाइफ जो एग्जांपल है, ट्रक्स हो गया, बसेस हो गया, कार्स, मोटरसाइकिल एक्सेट्रा। जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ है जब से लिबरलाइजेशन हुआ है, यानी दूसरे देश का इंडस्ट्री हमारे देश में आ सकता है, अपना सामान बेच सकता है, तब से बहुत सारे कंपटीशन ग्रो हुआ। जब कंपटीशन ग्रो हुआ है तो सारी इंडस्ट्रीज़ अपने अपने प्रोडक्ट को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए और ज़्यादा कम दाम में बेचने की कोशिश करने लगा है, जिससे इस इंडस्ट्री में काफ़ी ग्रोथ मिला है। लगभग 15 साल में ये जो इंडस्ट्रीज़ है ना काफ़ी ग्रो किया है। ये जो इंडस्ट्रीज़ है आपको दिल्ली में मिलेंगे, गुड़गांव में, चेन्नई में, पुणे में, इंदौर, हैदराबाद, जमशेदपुर और बेंगलोर में। ये सारी इंडस्ट्री यहाँ पे ज़्यादा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, इस इंडस्ट्रीज़ में काफ़ी सारे प्रोडक्ट बनते हैं, आपके कैलकुलेटर से लेके कंप्यूटर तक बहुत सारे इसमें नए नए कंपोनेंट्स बनते हैं। बेंगलोर जो है ना इंडिया का इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री का। अदर जो सेंटर्स है दिल्ली हो गया, चेन्नई हो गया, पुणे हो गया, मुंबई, कलकत्ता, लखनऊ, तो इन जगहों पे भी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज़ है। ये जो इंडस्ट्रीज़ है एम्प्लॉयमेंट में इसका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। ये बहुत सारे लोगों को ये अच्छा सैलरी प्रोवाइड करता है, बहुत सारे ये अच्छा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके देता है। ये जो सेक्टर है ना काफ़ी ग्रो कर रहा है, क्योंकि बहुत सारे जितने भी जो बिज़नेस है वो सारे बिज़नेस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे ही आ गए हैं। आप सब जानते हैं कि जितने भी सोशल मीडिया का ज़माना चल रहा है, जितने भी एडवर्टाइजमेंट होता है वो सारा एडवर्टाइजमेंट अब सोशल मीडिया पर होता है। तो ये जो इंडस्ट्रीज है ना काफ़ी ग्रो कर रहा है। सबसे ज़्यादा जो ग्रोइंग इंडस्ट्रीज़ है वह यही है और सबसे ज़्यादा जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके दे रहा है अभी यही इंडस्ट्रीज़ है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए और आगे और क्लास 10 की वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।